स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं एक नए चैप्टर से जो कि है धातु पाक, और उसी के साथ साथ एक कप चाय के साथ, क्योंकि चाय और पढ़ाने का कॉम्बिनेशन अटूट है। ठीक है, मुझे बड़ा पसंद है। चलिए तो दोष पाक शुरू करते हैं। देखो, दोष पाक इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, वो दूसरे चैप्टर का है, लेकिन मैं यहाँ पर साथ में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में साथ में पूछा जा सकता है कि दोष पाक क्या है, धातु पाक क्या है और इनका डिफरेंस क्या है। मेरे नोट्स में सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ। चलिए क्या होता है दोष पाक। वैसे तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, फिर बताती हूँ क्यों, क्योंकि धातु पाक ईजी हो जाएगा समझना। आयुर्वेद में रोग उत्पत्ति एवं संशमन की प्रक्रिया को समझने के लिए पाक यानी डाइजेशन, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब शरीर में प्रकोपित दोष अपनी प्रवृत्त अवस्था से साम्यावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, यानी दोष जब अपनी प्रकोप अवस्था से साम्यावस्था की ओर जाते हैं, अथवा जब अग्नि के तीव्र प्रभाव से संचित एवं प्रकोपित दोषों का पाचन होता है, यानी जब बढ़े हुए दोष या इकट्ठे दोष उनका पाचन जब होने लगता है, तो क्या होता है, उसे दोष पाक कहा जाता है। तो समझ आया, शरीर में दोष प्रकोपित हुआ है, वो प्रकोप से साम्यावस्था में आ रहे हैं, यानी अग्नि के द्वारा उनका पाचन हो रहा है, तो दिस इज नोन एज दोष पाक, यानी दोष का यहाँ पर पाचन हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोष साम्यावस्था में आ रहे हैं। ठीक है, श्लोक नहीं देखना है, यहाँ से देखिएगा। दोष पाक के प्रमुख लक्षण गात्र लाघव। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, जो शरीर में दोष हैं, ठीक है, वो संचित हुए थे, जैसे वात पित्त कफ संचित होते हैं डिफरेंट ऋतुज में। अब जब वो संचित हो रहे हैं, अब जब उनका पाक हो रहा है, वो साम्यावस्था में आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, दोष प्रकोप अवस्था से साम्यावस्था में आ रहे हैं, तो इसका बच्चों ये मतलब होता है कि दोष शांत हो रहे हैं, जो वो व्याधि कॉज कर रहे थे वो शांत हो रही है, यानी ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा संकेत है या बुरा है, बताओ। अच्छा संकेत है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले गात्र लाघव, शरीर में जो भारीपन होता है, जो गौरवता हमें महसूस होती है जब हमारे दोष का संचय होता है, तो अब यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और स्फूर्ति यानी एक्टिवनेस का अनुभव होता है। व्याधि निग्रह यानी सब्सिडेंस ऑफ डिसीज़, यानी व्याधि क्या होती है, सबसाइड करती है, ख़त्म होती है, कि व्याधि के तीव्र लक्षण जैसे ज्वर, शूलता आदि में निरंतर कमी आती है। जब दोष कम होने लगेंगे, दोष खुद साम्यावस्था में आ जाएंगे, दोषों का पाक हो जाएगा, तो ऑलरेडी जो हमारी व्याधि है उसका क्या हो जाएगा, निग्रह हो जाएगा। बल वर प्रसाद, ओज और धातु की शुद्धि होने से रोगी के शारीरिक बल एवं मुख की कांति में सुधार होता है। आपको पता ही है, जब कोई डिसीज़ होती है हमारी कांति चली जाती है, ठीक है, ओज का क्षय हो जाता है, तो अब जब दोष का पाक हो गया तो वो सारी कांति वापस आपके मुख पर लौट आई और आपका मुंह शीशे की तरह फिर से चमकने लगा। जठराग्नि समुद्भव, अग्निमांद का नाश होकर क्षुधा की स्वाभाविक प्रवृत्ति जागृत होती है। जठराग्नि जो कि मंद हो चुकी थी, अब वो भी साम्य हो गई है, तो अब आपको भी सही से भूख लगेगी जैसे कि पहले लगा करती थी। दोष प्रवृत्ति यानी मल प्रवृत्ति, शरीर में संचित साम दोष का पाक होने से मल मूत्र एवं श्वेद नहीं है, स्वेद है कि प्रवृत्ति प्राकृत और अबाधित रूप से होने लगती है, यानी उसमें कोई विबंध बाधा नहीं है। अब दोष पाक के व्यवहारिक उदाहरण क्या है, जो कि हम क्लिनिकल में देखते हैं। सबसे पहले तरुण ज्वर से जीर्ण या निराम ज्वर की स्थिति, एक्यूट टू रिजोल्यूशन फेज ऑफ फीवर। नव ज्वर में दोष साम अवस्था में होते हैं, जिससे रोगी को अरुचि, शरीर में जकड़न और अत्यधिक उत्ताप होता है। जब 7 से 8 दिन के लंघन एवं दीपन पाचन औषध जैसे षडंग पानीय के सेवन से दोषों का पाक हो जाता है, तब ज्वर का वेग कम हो जाता है, पसीना आता है, मुख का स्वाद सुधर जाता है और भूख लगती है। यह पूर्णतः दोष पाक का उदाहरण है। आम वात में बोल रहे हैं, आम की तीव्र अवस्था में संधियों में जो उग्र शूल और शोथ होता है, वह साम वायु और आम दोष के कारण होता है। जब कटु तिक्त
रसात्मक दीपन पाचन द्रव्य जैसे शुंठी गुगुलू से आम का पाक होकर दोष पाक होता है, तब संधियों की स्तब्धता यानी स्टिफनेस कम हो जाती है और संचरण सुगम हो जाता है। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस का आप 3rd ईयर में पढ़ोगे आमवात में। यहाँ पर आप ज्वर का याद कर लो क्योंकि ये ईजी है। अब हम बात करते हैं धातु पाक की। धातु पाक जहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है, जब शरीर के प्रकोपित दोष अत्यंत बलवान हो जाते हैं और वे जठराग्नि तथा धात्वाग्नि को सर्वथा दूषित करके रस रक्त आदि धातुओं को विनाश या क्षय करने लगते हैं, तो उस विनाशकारी पैथोलॉजिकल प्रक्रिया को धातु पाक यानी टिश्यू नेक्रोसिस या टिश्यू डिजेनरेशन कहा जाता है। दोष पाक जहाँ स्वस्थ लाभ का सूचक है, वहीं धातु पाक एक गंभीर और असाध्य सूचक अवस्था है। अब ये मैंने पढ़ दिया है, ठीक है। अब मैं समझाऊंगी भी, ठीक है। जब शरीर के प्रकोपित दोष बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, जो दोष थे बहुत ज़्यादा बलवान हो गए, तो वो जठराग्नि और धात्वाग्नि को दूषित करते हैं और जिसकी वजह से रस रक्त आदि धातुओं का ही विनाश होने लगता है। क्योंकि देखो, जब अग्नि, आपको पता ही है अग्नि 3 तरह की होती है, जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि। तो जब जठराग्नि ही मंद है तो धात्वाग्नि मंद हो जाएगी, धात्वाग्नि मंद है तो रस रक्त आदि किसी भी धातु का सही से फॉर्मेशन नहीं होगा, इनका फॉर्मेशन नहीं होगा तो धातुओं का क्षय होगा। अब जब धातुओं का क्षय हो जाएगा तो ओज का भी तो क्षय होगा ना प्यारे बच्चों। तो लाइन बारी से जैसे वो ईटियाँ लगाते हैं ना, यूट्यूब पे आती है वो वीडियो की सारी ईटियाँ खड़ी है, एक ईटी जो गिराई है लाइन से सारा वो एक सारी ईटियाँ गिरती हैं और नया एक डिज़ाइन बन के सामने आता है। तो ये वही बात है कि जैसे ही जठराग्नि वाली ईटी मंद हुई, वो गिरी, लाइन से सारी अग्नि ख़त्म, रस रक्त आदि धातुएं सारी ख़त्म, यानी ख़त्म तो नहीं, मतलब उनका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा और उसके साथ साथ ओज का भी क्षय हो जाएगा। यानी जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि दोष पाक जब होता है, यानी जब हमारा दोष का पाचन होने लगता है, तो वो एक हमारे स्वास्थ्य के लिए सूचित करता है कि हमारी जो शरीर है वो स्वस्थ हो गया। वहीं धातु पाक अगर हो जाए तो ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा गंभीर व्याधि का सूचक है। इससे पता चलता है कि व्याधि कितनी गंभीर है कि धातुओं का पाक हो रहा है, धातुओं का, समझते हो, धातुओं का पाक हो रहा है जिसका नहीं होना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? समझ गए ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आखिर पता ही नहीं होता, उन्होंने दोष पाक पढ़ लिया तो सोचते हैं धातु पाक भी ऐसे ही होता होगा। नहीं भाई, धातु पाक अलग है, दोष पाक अलग है, दोनों उल्टे हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। धातु पाक के लक्षण क्या होंगे? निद्रा नाश, धातुओं के तीव्र क्षय और वात के अत्यधिक प्रकोप के कारण रोगी को भीषण अनिद्रा होती है। जब जब वात का प्रकोप होगा, अनिद्रा होगी। तो समझ आ रहा है? हृदय ग्रह यानी टाइटनेस इन द चेस्ट, हृदय प्रदेश में भारीपन, जकड़न और पीड़ा का अनुभव होता है। वात की वजह से सब वात करता ही है। कॉन्स्टिपेशन करेगा वात, अपान वायु के विगुण होने से और धातुओं के शुष्क होने से मल का अत्यधिक अवरोध होता है। मैं चाय ले लूं। तो वात का काम ही क्या है? अवरोध करना, सुखा देता है ना वो फिसीस को, तो अब वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बल भ्रंश, ओज क्षय हो गया, ओज के आश्रभूत धातुओं का भी क्षय हो गया है पाक होने से। तो रोगी का शारीर और मानसिक बल तीव्र गति से घटने लगता है। अतिशय साध यानी एक्सट्रीम डेबिलिटी, समस्त इंद्रिय और अंगों में शिथिलता और कार्य करने की क्षमता का पूर्ण लोप हो जाता है। लोप का मतलब विलुप्त, खत्म। गिलानी और अरुचि होगी, बिना किसी शारीरिक श्रम के भी अत्यधिक थकावट महसूस होती है, क्योंकि आपके जो धातु है उनका पाक हो गया, ओज आपका क्षय हुआ पड़ा है, तो आप काम क्या ही करोगे, कुछ नहीं करोगे, बिना काम करे आपको थकान होगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? राजयक्ष्मा की अंतिम अवस्था में जब अनुलोम तथा या प्रतिलोम क्षय के कारण रस आदि धातुओं का उत्तरोत्तर पाक होता है, तो रोगी का मांस और शोणित तीव्र गति से घटता है। रोगी अत्यंत दुर्बल हो जाता है, उसकी छाती में जकड़न होती है और शय्यागत होने पर भी उसे निद्रा नहीं आती। तो ये वाला एग्जाम्पल याद कर लेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल याद नहीं करेंगे। प्रमेय पेड़ी का ठीक है, उन्हें पाक करना ठीक है, वो याद कर लेना राजयक्ष्मा, क्योंकि एग्जाम के लिए राजयक्ष्मा का जो इम्प्रेशन है वो बढ़िया जाएगा। चाय के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए दोष पाक एवं धातु पाक में तुलनात्मक अंतर देखते हैं, जो कि
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आउट क्वेश्चन है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आज मेरा मन पता नहीं क्यों ऐसा, जैसे वो करते हैं ना, कमेंट्री करते हैं, वो वाला ऐसे इस स्टाइल में मैं पढ़ा रही हूँ। कोई बात नहीं है, स्टाइल बदलते रहना चाहिए। मल प्रवृत्ति की बात करें, दोषपाक और धातुपाक। मल प्रवृत्ति दोषपाक हो गया तो एकदम शुद्ध शारीरिक स्वस्थ हो जाएगा, इसमें धातु का विनाश है, ऊतकों का मल नहीं, मूल प्रवृत्ति है। क्या हो गया मुझे, मूल प्रवृत्ति शारीरिक शुद्ध हो जाएगा और वो स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ पर धातुओं का नाश होता है और टिश्यूज़ का क्षय नहीं, धातुओं का क्षय होता है। अग्नि की स्थिति, इसमें जठराग्नि प्रदीप्त होती है, इसमें सारी अग्नि मंद, सारी अग्नि नाश, धात्वाग्नि भी और जठराग्नि भी। शारीरिक बल, इसमें सबकी वृद्धि होती है, इसमें बल का तीव्र ह्रास होता है, बल भ्रंश। साध्य साध्यता, ये सुख साध्य अथवा रोग मुक्त का सूचक है, ये कष्ट साध्य या असाध्य या अरिष्ट का सूचक माना जाता है। ओजो दृष्टि के विभिन्न चरण, अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया। ठीक है, ओजो दृष्टि के विभिन्न चरण क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था, तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि ओजो विस्तरण क्या होता है। इस अवस्था में ओज अपने प्राकृत स्थान जैसे हृदय और दश धमनियाँ से च्युत होकर यानी डिस्प्लेस होकर पूरे शरीर में सर्वत्र विसर्पण करने लगता है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है, यानी वो अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाता है तो क्या होगा, संधि विश्लेषण, संधियों में शिथिलता या ढीलापन महसूस होने लगता है। गात्राणाम सदनम, अंगों में भारीपन और थकावट होने लगती है। दोष शैवनम, दोष अपने नियत स्थानों से विचलित होने लगते हैं, जो कि यहाँ पर भी पता है। ओज अपने स्थान से चला गया तो दोष भी कहते हैं मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ साथ, तो दोष भी वहाँ से हट जाते हैं। क्रिया सन्निरोध, यानी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में स्वाभाविक अवरोध होने लगता है। ओजो व्यापत क्या होता है, इस द्वितीय अवस्था में ओद के प्राकृत गुण जैसे स्निग्धता, शीतलता, गुरुता आदि में दोषों के संसर्ग, विशेष रूप से पित्त और हवा यानी वात के कारण गुणात्मक विकृति आ जाती है। इसके प्रमुख लक्षण स्तब्ध गुरुगात्रता, शरीर में जकड़न होती है और भारीपन होता है। वात शोफ, वात दोष के कारण शरीर के विभिन्न अंगों में शोथ होने लगता है। वर्णभेद, त्वचा के वर्ण का नष्ट होना। ग्लानि और तंद्रा, बिना श्रम के ही थकान रहना। चाय के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं ओज 6 पर। यह ओज दृष्टि के अंतिम और सर्वाधिक गंभीर अवस्था है, तो ये सबसे ज़्यादा गंभीर अवस्था है जिसमें ओज की मात्रा में कमी हो जाती है। यह अवस्था प्राणघातक हो सकती है। इसके प्रमुख लक्षण मूर्छा होना, मांस का क्षय होना, मोह होना, प्रलाप होना और एंड में मृत्यु। असात्म्य की परिभाषा देखते हैं। असात्म्य क्या होता है कि आयुर्वेद दर्शन में सात्म्य का अर्थ होता है जो शरीर के अनुकूल हो, सुखकर हो और धातु का साम्य अवस्था में रखे। ठीक है, इसके विपरीत जो द्रव्य आहार विहार ऋतु या स्पर्श शरीर के तंत्र के प्रतिकूल हो, इनकम्फर्टेबल हो, जो धातु में विषम्य उत्पन्न करे और शरीर के लिए अहितकर हो, वो असात्म्य कहा जाता है। अब हम इसे देखते हैं इंग्लिश के। यहाँ तक हमारा आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म हो चुका। अब हम बात करते हैं जो धातु पाक में हमारा मॉडर्न का पार्ट है। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एन एक्सेगरेटेड और एक्सट्रीम इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू अ कॉमन सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या है, एक्सट्रीम इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी है। अगर when the immune system react abnormally to the things that are usually harmless causing damage to the body own tissue। यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी में क्या कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो भी एबनॉर्मली एक्टिव होता है कि जो हार्मलेस चीज़ें हैं हमारी बॉडी में उन्हें ही मारने लगता है। उसे लगता है कि ये हार्मफुल है लेकिन वो हार्मलेस होता है। तो समझ आया कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। चाय के बाद बात करेंगे अभी। फोर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। सबसे पहला आता है टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे एनाफाइलेक्टिक बोलते हैं। दिस रिएक्शन हैपन्स विद इन मिनट आफ्टर एक्सपोजर टू एन एलर्जन। इसमें क्या होता है, आईजी एंटीबॉडी विच ट्रिगर मास्ट सेल टू रिलीज द केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन होता है। फॉर एग्जाम्पल एस्थमा, हे फीवर एंड सीवियर फूड एलर्जीज लाइक पीनट एलर्जी। हमें तो एक ही बात पता होती है कि भाई अस्थमा नाम की जो चीज़ है वही हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, तो इसे ही मैं अंडरलाइन कर दूंगी।
समझ आ गया। इमीडिएट जो होता है, अस्थमा वाले को आप धूल में खड़ा कर दो, इमीडिएट आपको पता चल जाएगा कि क्या है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें IgE इन्वॉल्व होती है, पता है ये आपको, है ना, +2 में पढ़ के आ रहे हो। फिर आता है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी IgM होता है, बाइंड टू एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिफिक टारगेट सेल लीडिंग टू सेल डिस्ट्रक्शन। अब ये साइटो का मतलब क्या है? साइटो मतलब सेल। टॉक्सिक कौन है? टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, टॉक्सिक है ये हाइपर सेंसिटिव वाला मसला। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सेल को ही इन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो होती हैं, आपको पता है, रॉन्ग ब्लड टाइप कर लो तो क्या हो जाएगा, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसके बाद आता है टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क कॉल्ड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। दीज कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिट गेट स्टक इन द ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन कॉजिंग सीवियर इन्फ्लामेशन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो समझ आ रहा है, नाम याद कर लो, इसका काम तो खुद हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी मिलके क्या बना लेते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और जो फंस जाते हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसका मोस्ट एग्जांपल जो क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। हमारे सर को, जो हमारे रोग निदान के सर थे, उन्हें क्लिनिकल की नॉलेज बहुत अच्छी है, वो हमें क्लिनिकल बहुत अच्छे से पढ़ाया करते थे। मुझे तो क्लिनिकल जितनी भी आती है उन्हीं से मैंने सीखा है, तो बता दें, उन्हें बड़ा शौक़ था कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसकी फुल फॉर्म बताओ। तो एक बार उन्होंने SLE की फुल फॉर्म पूछ ली, उस दिन से मुझे याद हो गई। मुझसे भले ही नहीं पूछा था, लेकिन क्लास में डर का माहौल था, तो उस दिन से हमें ये याद हो गया। टाइप 4 की बात करते हैं, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल मीडिएटेड। दिस रिएक्शन टेक 24 to 72 आवर्स। पता ही चल रहा है डिलेड है तो 24 से 72 घंटे लेता है। इट डज नॉट यूज़ एंटीबॉडीज़, इंस्टीड इट इज़ ड्राइवन बाय अ स्पेशल इम्यून सेल्स, जिसे कहा जाता है T सेल्स। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। मेरे साथ ऐसा होने लगा था जब मेरा एग्ज़ाम था सेकेंड ईयर का, तो मेरी मेटल की वॉच थी। वो मेटल की वॉच पहले तो मैं पूरे 1 साल से उसे पहन रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे अभी रिसेंट में मेरे हाथ पर छोटे दाने होने लगे। मैं कहा पता नहीं है क्या दिक्कत है। एक बार तो मुझे लगा शायद मेरे हाथ पे मकड़ी चढ़ गई है। मैंने अपने दोस्तों को भी दिखाया, तब मैं हॉस्टल में ही थी, तो वो कहने लगे हाँ शायद मकड़ी चढ़ गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मैं घड़ी उसी हाथ में पहनती, लेफ़्ट हैंड में, और वो बढ़ जाता। मैं एग्ज़ाम देने जाती, क्योंकि एग्ज़ाम में 2-3 दिन की छुट्टी होती। जिस दिन एग्ज़ाम दे के आती उस दिन इतनी ख़ारिश होती, और बाद में सही हो जाती। फिर से वो घड़ी पहनती एग्ज़ाम में, फिर से ख़ारिश होती। मैं कहा ओहो, ये दिक्कत मकड़ी की नहीं है, ये घड़ी की दिक्कत है, मुझे मेटल से एलर्जी अब होने लगी है। या फिर जो भी बात है, मैंने पूरा 1 साल उसे पहना, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में पता नहीं क्या हुआ उस घड़ी को। अब मैं उसे पहनती भी नहीं हूँ, अब भी पहनती हूँ तो मुझे अब भी वही एक इरिटेशन करने लगती है। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मुझे हो जाता था उससे, जब भी मैं वो मेटल पहनती थी। ठीक है, तो समझ आया। तो ये इसका एग्जांपल था। ऑटो इम्यूनिटी की बात करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी इज़ द कंडीशन वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स इट्स ओन हेल्दी सेल्स, रिप्रेजेंट अ फेलियर ऑफ बॉडी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। ठीक है, अब क्या है कि बॉडी अपने आप में ज़्यादा बनती है कि उसे खुद को तो पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और खुद ही को मारने लगती है, यानी अपनी ही सेल्स को मारने लगती है। उसे नहीं पता कि कौन सी मेरी सेल्स हैं, कौन सी बाहर की है, सेल्फ सेल, नॉन सेल्फ सेल। ठीक है, +2 में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। द मैकेनिज्म is the breakdown of immunological tolerance, the process where the immune system learns not to attack the body own tissue. This happens due to, किसकी वजह से ये होता है? जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से, और मॉलिकुलर मिमिक्री की वजह से। ठीक है, इस वजह से ये होता है। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गन स्पेसिफिक और
सिस्टम स्पेसिफिक। ऑर्गन स्पेसिफिक में क्या होता है, वन सिंगल ऑर्गन, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि अटैक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पेनक्रियाज। एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे बस इसका। सेकेंड आता है सिस्टेमिक ऑटो इम्यून, जिसमें क्या होता है पूरा, जो कि मैंने आपको बताया था, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। तो ये किसको अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा स्किन को, जॉइंट्स को, किडनी को, ब्रेन को, और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि मोस्टली सारी जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी की बात करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, यानी स्टेट वेयर द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज इज कॉम्प्रोमाइज्ड और completely absence make a person highly vulnerable, weak, at risk to recurrent infection। तो यहाँ पर एक कभी तो वो देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहला हाइपर सेंसिटिविटी, वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया कि वो उसे पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ऑटो इम्यूनिटी पढ़ा था, जिसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल का है उसे पता नहीं चल रहा। तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी, जहाँ पर इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है या ख़त्म हो गई है। क्लासिफिकेशन प्राइमरी या फिर कॉन्जेनाइटल, दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर, बर्थ से ही जो प्रेजेंट होते हैं। चाइल्ड बॉर्न विद मिसिंग और डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। सेकेंडरी या एक्वायर्ड, इट डेवलप लेटर इन लाइफ, जिसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं एड्स का, ठीक है। और दूसरा आता है मेल न्यूट्रिशन। एड्स का एग्जाम्पल आपको याद रहेगा तो इसे ही याद कर लीजिएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और क्वेश्चन बनने के चांसेस हाइपर सेंसिटिविटी से हैं, ठीक है। इन दो से ज़्यादा चांसेस हैं। हाइपर सेंसिटिविटी ऑटो इम्यूनिटी पे नहीं बनेगा इतना, अगर उसे बनाना है तो बना दे, लेकिन इसका ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से बनेगा फिर सेल इंजरीज एंड सेलुलर एडेप्टेशन से। सेल इंजरी, damage to structure or function of a cell caused by stress or disease occur when environmental stressors exceed the cell capacity to adjust। तो सेल इंजरी में क्या है, डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन सेल का, किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से या फिर डिसीज की वजह से। कॉजेज ऑफ सेल इंजरीज हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। फिजिकल एजेंट जैसे ट्रॉमा, एक्सीडेंट, एक्सट्रीम हीट हो या एक्सट्रीम कोल्ड हो या रेडिएशन हो। केमिकल एजेंट, पॉइजन, पॉल्यूटेंट्स, एक्सेसिव अल्कोहल के यूज़ की वजह से। इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे अच्छे से सुन लेना, देख लेना कान खोल के, ठीक है। रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इफ़ द इंजरी इज माइल्ड द सेल कैन रिकवर, अगर इंजरी हल्की है तो सेल रिकवर कर जाती है। इफ़ द इंजरी इज सीवियर, मैं आपको बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर इंजरी सीवियर है, प्रोलॉन्ग है, तो सेल रीचेज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एंड डाइज, वो एक पॉइंट पर ऐसे पहुंचती है जहां से वो रिटर्न नहीं मार सकती है, यू टर्न का चांस ही नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, मर जाती है। दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। फीचर्स रिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल का मैकेनिज्म, डिक्रीज एटीपी जनरेशन, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पर सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है, मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स, रप्चर मेम्ब्रेन, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या होता है कि ऑर्गन appears pale, swollen and increase in weight, focal areas of soft chalky white tissue और dark discoloration यानी necrosis हो जाता है। Microscopic features, cellular swellings and fatty change, nuclear change, shrinking, हाँ देखो इसमें कुछ याद नहीं करना है, ये चीज़ें बहुत मुश्किल है कि वो पूछे, इसीलिए इसमें आपको क्या याद करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। ऑर्गन अपीयर पेल और यहाँ पे ऑर्गन अपीयर डार्क, ठीक है, या फिर चॉकी वाइट, दो चीज़ें याद कर ली, दो चीज़ें। इसके बाद इसमें सेलुलर स्वेलिंग दिखेगी, इसमें क्या दिख जाएगा, कार्डियोलाइसिस, मेम्ब्रेन ब्रेकेज दिख जाएगा, ठीक है, बस इतना याद कर लेना। सेलुलर एडेप्टेशन की बात करते हैं तो एडेप्टेशन समझते हो कि सेलुलर एडेप्टेशन रिवर्सिबल चेंज है साइज में, नंबर में या टाइप ऑफ सेल में इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। कोई भी चीज़ अडेप्ट करता है तो एनवायरनमेंट की वजह से करता है ना। अलाउ द सेल टू सर्वाइव अंडर न्यू स्ट्रेस कंडीशन, कि एनवायरनमेंट में कोई अलग कंडीशन आ गई है, अब उसमें अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें एडेप्टेशन करना पड़ेगा। तो वही बात है।
अब हम बात करते हैं एट्रोपी की। एट्रोफी, डिक्रीज इन सेल साइज लीडिंग टू श्रिंकेज ऑफ द ऑर्गन। इससे क्या हो रहा है? एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी। एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, इसमें डिक्रीज इन सेल साइज, इसमें इंक्रीज इन सेल साइज। इसमें क्या होगा? लीडिंग टू श्रिंकेज ऑफ द ऑर्गन, लीडिंग टू एनलार्ज ऑफ द ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, श्रिंकेज ऑफ मसल्स इन अ फ्रैक्चर आर्म रैप्ड इन प्लास्टर। ठीक है, मसल फ्रैक्चर आर्म में जब प्लास्टर होता है तो उसमें क्या हो जाती है? मसल श्रिंक हो जाती है। हाइपरट्रॉफी में हार्ट मसल ग्रोथ ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर और बॉडी बिल्डर मसल्स। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल बॉडी बिल्डर मसल्स का है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी मसल्स का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो दैट इज नोन एज हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट आता है हाइपरप्लेजिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पर साइज बढ़ रहा था और यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू हॉर्मोन्स। वहाँ पर क्या बढ़ता है? नंबर बढ़ता है। या फिर आप इसमें फीटस का एग्जाम्पल ले सकते हो कि फीटस जैसे ब्लास्टोसिस्ट, मॉड्यूला, ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये सेल के नंबर बढ़ते हैं। सेल बढ़ती है, साइज में नहीं बढ़ती। साइज में भी बढ़ती है बच्चों, लेकिन नंबर में भी बढ़ता है। समझते हो कि नहीं समझते? तो हाइपरप्लेजिया क्या है? जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो, नंबर इंक्रीज हो, इसमें साइज इंक्रीज हो रहा था। समझ आ गया होगा। मेटाप्लेजिया, वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल टाइप टू बेटर हैंडल स्ट्रेस। यानी रेस्पिरेटरी लाइनिंग सेल चेंजिंग फ्रॉम फ्रेजाइल सेल टू टफ सेल इन क्रॉनिक स्मोकर्स। यानी अपने आप को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो रेस्पिरेटरी, जो क्या बोलते हैं इन्हें? सुट्टेबाजी बोलते हैं, नशेड़ी। ठीक है, नशेड़ी बोलते हैं शायद। हाँ, तो जो भी बोलते हैं कमेंट में बताना, मुझे इतना ज्ञान अभी इस बारे में नहीं है। तो क्रॉनिक स्मोकर्स जो हैं, जो लंबे समय से बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? फ्रेजाइल से टफ बन जाती है कि भाई ये तो छोड़ेगा नहीं, हमें ही अडेप्ट करना पड़ेगा कि हम खुद बर्बाद ना हो, ये तो हमें बर्बाद करने पे तुला पड़ा है। तो ये चेंज जो होता है कि स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जो सेल अपने आप में चेंज करती है, दैट इज़ नोन एज मेटाप्लेजिया। टाइप ऑफ सेल डेथ, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है? अनकंट्रोल एक्सीडेंटल सेल डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम सीवियर इंजुरी। द सेल स्वेल अप एंड बर्स्ट ओपन causing inflammation in surrounding tissue. For example, myocardial infarction. समझ आया? इसके बाद एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम, क्लीन एंड इंटेंशनल सेल सुसाइड। द सेल यूजेस इट्स ओन एनर्जी टू श्रिंक and dismantle itself quietly without causing any surrounding inflammation, जैसे कि removal of webbing between fingers during human embryo development. तो नेक्रोसिस में बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल से शुरू करो। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, एक सेल है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ब्लड सप्लाई बंद। अब वो क्या हो जाएगा? ब्लड सप्लाई जब बंद हो गई तो अब उसे पता चल गया कि अब उसे मरना है, तो सेल स्वेलअप हो जाती है और वो क्या हो जाती है? फट जाती है। जब बम फटेगा तो मान लो कि एक घर में बम रखा है, एक सेल में बम रखा है, ठीक है? एक सेल इज इक्वल टू एक घर। एक घर में बम रखा है, जब वो बम फटेगा उस घर में तो क्या वही घर उड़ेगा? नहीं भाई, आसपास के जितने घर हैं वो भी उड़ सकते हैं, ठीक है? तो यही वो बात कर रहे हैं कि अगर एक सेल फटी तो ये नहीं है कि सिर्फ वही सेल फटी, आसपास को भी लेके मरेगा, ठीक है? तो सेल स्वेल अप एंड बर्स्ट कॉजिंग इन्फ्लामेशन इन द सराउंडिंग टिश्यू। समझ आ गया? सराउंडिंग टिश्यू में भी इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिसका एग्जांपल है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एपोप्टोसिस बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त फिनोमेना है नेचर का, देखते हैं। इसमें प्रोग्राम, क्लीन एंड इंटेंशनल सेल सुसाइड, वो खुद सुसाइड करती है,
ठीक है। जो नेक्रोसिस हुआ है, बम कोई अपने घर में बम थोड़ी रखेगा, लेकिन एपोप्टोसिस में वो अपने आप को खुद मार दिया। ये कैसे हो सकता है? जैसे किसी का घर है, उसे घर तोड़ के नया घर बनाना है या नया एक स्ट्रक्चर बनाना है कि घर तोड़ के उसे खेती बाड़ी करनी है, घर तोड़ के स्विमिंग पूल बनाना है, जो भी करना है, लेकिन उसे घर इंटेंशनली तोड़ना है अपने अच्छे के लिए, फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पर प्रोग्राम है, क्लीन है और इंटेंशनली सेल सुसाइड कर रही है। द सेल यूजेस इट्स ओन एनर्जी टू श्रिंक। सबसे पहले वो श्रिंक करेगी, यानी घर डहेगा तो उसे श्रिंक कर देंगे, उसका जो मलबा निकलेगा। डिसमेंटल इटसेल्फ क्वाइटली विदाउट कॉजिंग एनी सराउंडिंग इन्फ्लामेशन, और शांति से अपने घर का मलबा उठा के उसे यूज़ कर लेंगे, यानी कोई आसपास के किसी लोग को कोई परेशानी वो नहीं होने देगा। इसका एग्जाम्पल ये है कि बच्चा जब गर्भ होता है तो उसकी सारी हाथ की सारी उंगलियां अलग अलग नहीं होती, वो जुड़ी होती हैं। तो जब हाथ की सारी उंगलियां, वो उंगलियां पता ही नहीं चलती, तो वो जो सेल्स जो उंगलियों को जोड़े रखती हैं वो धीरे धीरे अपना सुसाइड करना शुरू कर देती हैं, और कुछ समय बाद वो सेल मर जाती हैं, दूसरी सेल उसको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? स्कैवेंजर्स का काम करते हैं ना, साफ़ सफाई वाले आते रहते हैं हमारी बॉडी में, साफ़ सफाई कर दी, तो जो सेल मरी उनकी साफ़ सफाई हो गई, तो अब हमारी सारी उंगलियां अलग अलग हो जाती हैं। तो ये बात थी एपोप्टोसिस की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन एंड हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स की। इन्फ्लामेशन क्या होता है? द बॉडी प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स टू क्लियर आउट हार्मफुल स्टिमुलाई लाइक जर्म्स और डैमेज सेल एंड बिगिन हीलिंग। द क्लासिकल साइंस आर रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, 4 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन हमने पढ़ा था, 5वां आज नहीं, 5वां भी होता है, लेकिन हमारे सर, मैंने जिनका अभी बताया आपको कि रोग निदान वाले सर जो SLE के पीछे पड़े रहते थे, हाँ, तो उन्होंने ही हमें बताया था कि 4 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशंस होते हैं। वैसे ये मेरे मुकुल सर ने भी बताया था, जिनसे मैंने 12th क्लास में पढ़ा था। ही इज़ द बेस्ट टीचर। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाते थे वो मुझे 12th में। उन्होंने भी बताया था कि 4 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन होता है। 5वां भी हमें यहाँ आके पता चला था BAMS में। तो रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन। 5वां आता है लॉस ऑफ फंक्शन। रेडनेस को क्या कहते हैं? रेडोर। हीट को कैलोर। स्वेलिंग का आता है, पेन का आएगा डोलोर, और इसका क्या आता है? ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर वाला ट्यूमर। तो रेडोर, कैलोर, ट्यूमर, डोलोर एंड लॉस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन में देख लीजिएगा इसमें क्या क्या इन्फ्लेमेशन, सेप्टिसीमिया। ठीक है, देख लेंगे, ये तो आपको बताइए। इडिमा क्या होता है? जिसमें फ्लूइड भर जाए। शॉक क्या होता है? ठीक है, पता ही है। तो शॉक देख लो एक बार कि सिस्टम में ऑक्सीजन, a state where the circulatory system fail to deliver enough oxygen rich blood to vital organs leads to cellular collapse। शॉक होता है जब वहाँ पर पूरा ब्लड नहीं पहुँच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। हेमोरेज, ब्लीडिंग होता है। थ्रोम्बोसिस देख लो, द फॉर्मेशन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट सॉलिड ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? एक सॉलिड ब्लड क्लॉट बन जाती है जो कि क्या करती है? ब्लॉक नॉर्मल ब्लड फ्लो। एम्बोलिज्म क्या होता है? अरे यार, तुम मेरे ना इस पे मत जाया करो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ वो देखा करो। जो भी ये लिखा है उसे छोड़ो। डिसलॉजेड क्या है ये? अरे ठीक है, एयर बबल और फैट मास दैट ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम until it get stuck in a narrower blood vessels। इस्चीमिया इन्फ्रॉक्शन तो मैं बाद में बताऊंगी। मेरे जो सर थे रोग निदान वाले, उन्हें एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस, इसे बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलस मैकेनिज्म। ठीक है, ऐसा थ्रोम्बोलस एम्बोलिस, अरे यार ठीक है, कुछ ऐसा, इसे पूरा मैकेनिज्म कहते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चों कि क्या होता है। देखो, ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है। ये हमारा क्या है? ब्लड वेसल है, BV है। ठीक है, BV क्या ये ब्लड वेसल है? अब इसमें क्या हुआ? एक क्लॉट बना। देखो, इन्होंने बोला ना यहाँ पर, कहाँ गया? अ सॉलिड ब्लड क्लॉट बन गया। ये इससे अब भी चिपका हुआ है। देखो, इन्होंने क्या बोला है? चिपका हुआ बोला होगा। ठीक है, चिपका हुआ है ऐसा बोला तो नहीं है, लेकिन मतलब वही है कि क्या है? एम्बोलिज्म। ये E वाला है, समझ आ गया? ये क्या है? एम्बोलिज्म। डिटैच्ड ट्रैवलिंग मास नहीं, ये
थ्रोम्बोसिस है। मैं अभी क्या कर रही हूँ, आज मेरा दिमाग थोड़ा आउट है। तो ये क्या है, थ्रोम्बोसिस। तो ये थ्रोम्बस बन गया, एक्चुअली थ्रोम्बो एम्बोलस मैकेनिज्म ऐसे होता है उसका नाम। तो थ्रोम्बस बन गया। अब यहाँ से ब्लड बह रहा है, ब्लड ऐसे एकदम चटक लाल बना देंगे, ये ब्लड बह रहा है इस तरह से, मान लो इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? अब क्या हुआ है कि यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। एक वक्त के बाद ये जो है मैं बता देती हूँ, एक वक्त के बाद क्या होगा, ये दूसरा मैं डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, ये, अरे ठीक है। एक वक्त के बाद क्या होगा कि जब इतना रोज़ रोज़ ब्लड आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिटैच। अब ये डिटैच हो गया तो ये आ गया यहाँ पे ब्लड में। अब ब्लड भी यहाँ पे घूम रहा है, ये रहा ब्लड, ये ब्लड भी ऐसे जा रहा है। तो ये ब्लड के साथ साथ भागेगा कि नहीं भागेगा, जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ ये जाएगा। तो ये देखो डिटैच ट्रैवलिंग मास, अब ये घूमेगा, दिस यानी ये वही है कि छूट गया ये। एयर बबल हो सकता है, फैट मास हो सकता है, या फिर कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है। ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम अंटिल इट गेट स्टक इन अ नैरोअर ब्लड वेसल फार अवे। अभी तक तो ये चलो मान लो इतनी चौड़ी थी, कोई इतनी पतली आ गई, वहाँ पे अटकेगा कि नहीं अटकेगा, अटक जाएगा और वहीं के टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी। या तो ऑपरेशन करके निकालो या फिर ख़त्म, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस स्ट्रीम में क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इन्फ्रैक्शन, टिश्यू की डेथ, एक्चुअल डेथ होती है ड्यू टू लोकल ब्लड सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे सर बहुत पूछा करते थे, उन्होंने तो एक बार पेपर में भी दे दिया था, इतना लगाव है उन्हें इस्कीमिया से। इन्फ्रैक्शन पहले इस्कीमिया होता है, देखो आपके जो ऑर्गन है उसे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ब्लड नहीं मिल रहा, उसका इनडायरेक्टली मतलब यही है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। भाई ब्लड का करेगा क्या, ऑर्गन, उसे ऑक्सीजन ही तो चाहिए ब्लड से। समझते हो कि नहीं समझते? समझते हो ना? अरे पुलिस बुला के समझाऊं? इस्कीमिया का मतलब ये है कि ब्लड नहीं पहुंच रहा, ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो कहने का यही मतलब है ना कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो टिश्यू की डेथ होगी कि नहीं? वो ऑक्सीजन के लिए चिल्लाता चिल्लाता मर जाएगा, लेकिन उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो बाद में एट दी एंड उस टिश्यू की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, इन्फ्रैक्शन। द एक्चुअल डेथ, नेक्रोसिस ऑफ अ टिश्यू जोन ड्यू टू सडन लैक ऑफ लोकल ब्लड सप्लाई। समझ आ गया? फिर आता है नियोप्लेजिया एंड ट्यूमर्स। Neoplasia an abnormal, uncoordinated and excessive growth of tissue that continue even after original stimulus is removed form a mass called tumor। ठीक है, न्यूप्लेजिया क्या है, एबनॉर्मल, अनकोऑर्डिनेटेड एंड एक्सेसिव ग्रोथ। समझ आ गया कि ओरिजिनल स्टिमुलस को भी निकाल दिया लेकिन वो फिर भी बढ़ता जा रहा है, और इसे ही क्या कहते हैं, ट्यूमर। अब इसमें बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर आपको पता है, ये नहीं बताऊंगी मैं। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ये एक बार देख लेना, ठीक है। ये क्योंकि +2 वाली चीज़ें सब सेम है, पढ़ लीजिएगा। मेटास्टेसिस क्या होता है, द मोमेंट ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल, एक प्राइमरी जहाँ से वो बना वहाँ से अलग अलग जगह पर जाकर फिर से ट्यूमर बनाना, ठीक है, ये होता है। अभी ये मैं बताऊँ क्या, लोकल इनोवेशन, कैंसर में प्राइमरी ट्यूमर से अलग हो गया, इंटरवेसेशन ब्लड वेसल में पहुँच गया, सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रावेसेशन न्यू ऑर्गन में पहुँच गया, कॉलोनाइजेशन द सेटल डाउन ग्रो, नया अपना नया अड्डा बना लिया उन्होंने, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर धातु पाक का, जिसमें मैंने हर चीज़ आपको बताई है। मॉडर्न में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, क्या आयुर्वेद में इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, डिफरेंशिएट करना दोष में और धातु पाक में सब बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हमारी रोग निदान की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर। टाटा बाय बाय।